हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य सेकेंडरी में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं साउंड यानी कि ध्वनि। ध्वनि के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ध्वनि से जुड़ी बहुत सी बातों को हम लोगों ने जान लिया है। हम लोग इसमें आगे जाने देखिए, कल थोड़ा जो भी पढ़े थे उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या हुआ था कि मतलब पिछले वीडियो में हम लोगों ने ध्वनि की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। जो साउंड होती है, साउंड की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उनके बारे में पढ़ा था। जैसे पढ़ा था पहले नंबर पर हम लोग पढ़े थे, पहले नंबर पर पढ़े थे तीव्रता। तीव्रता जिसको कि इंटेंसिटी या इसी को लाउडनेस या प्रबलता कहते हैं। इसको हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था। लाउडनेस, प्रबलता। लाउडनेस को पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने पिच को पढ़ा था। पिच यानी कि जो तारत होता है वो क्या होता है। उसके बाद क्वालिटी को पढ़ा था। तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, बताया गया है इंटेंसिटी या जो लाउडनेस होती है यह किस पर निर्भर करती है। देखिए, लाउडनेस को बताया गया कि लाउडनेस ये किस पर निर्भर करता है, आयाम पर। किस पर, आयाम पर। मतलब जो प्रबलता होती है किस पर निर्भर करती है, आयाम पर। कोई व्यक्ति कितनी, मतलब जैसे क्या होता है कि ऐसे अगर हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हम सामान्य से बोल रहे हैं तो ऐसे साउंड होगी, लेकिन हम क्या करेंगे, यहीं पर अधिक बल लगाएंगे तो क्या होगा, ए ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा ना, अधिक एनर्जी देंगे साउंड में तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। कम एनर्जी देंगे तो यहाँ पर चला जाएगा। यही क्या है, यही प्रबलता है। मतलब आयाम में क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर आयाम बढ़ेगा तो हम समझ जाएंगे क्या प्रबलता बढ़ जाएगी। तो प्रबलता किस पर निर्भर करती है, जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम पर निर्भर करता था। इंटेंसिटी या तारतम्य पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, तारतम्य पर। अगर तारतम्य अधिक होगा तो इंटेंसिटी अधिक होगी, कम होगा तो कम होगी। उसके बाद हम लोगों ने तारतम्य को पढ़ा, पिच को। पिच होती क्या है, तो आपको बताया गया कि जो पिच है वो क्या है, यह एक ध्वनि का एक प्रकार का ऐसा गुण है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, ध्वनियों में अंतर कर पाते हैं। मतलब उनकी आवृत्ति और उनकी जो लाउडनेस है सब कुछ समान हो, तारतम्य भी समान हो, तभी हम क्या कर पाते हैं। देखिए, पिच के बारे में बताया, पिच क्या है। इसमें क्या होगा, बस ध्यान देने की बात इतना ही है कि पिच में हमें क्या करना है कि जब हम क्या करें, जब दो विभिन्न ध्वनियों में हम क्या करें, अंतर कर लें। जब दो ध्वनियों में अंतर कर लेंगे तो वही क्या होगा, उनकी आवृत्ति में अंतर कर लेंगे तो वही क्या होगा, वही पिच होगा। क्वालिटी के बारे में हम लोगों ने जाना। यहाँ पर देखिए, ध्वनि की आवृत्तियों में अंतर करेंगे तो पिच, लेकिन केवल ध्वनि में अंतर कर लेंगे, सब कुछ उनका सेम हो। जब सब कुछ सेम रहेगा, मतलब आयाम भी सेम रहे, उनकी जो उनका जो तारतम्य है वो भी सेम रहे, उनकी जो लाउडनेस है वह भी सेम रहे। जब सभी बराबर रहेंगे तब हम उसको अगर पहचान लेंगे किसी क्वालिटी से, मतलब अलग जानवर की आवाज है, अलग जानवर की आवाज है, तो वहां पर उसको हम क्या कहेंगे, उसको क्वालिटी कहेंगे। साउंड की क्वालिटी यानी कि उसे कहेंगे हम क्या, गुणवत्ता। आई बात समझ में। अब हम लोग बढ़ते हैं, आज हम लोग का अगला टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन। अब देखिए, हम लोगों ने तो जैसे प्रकाश तो पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो देख भी सकते हो उसको चैनल पर जाकर। देखिए क्या होगा कि परावर्तन का मतलब क्या है कि प्रकाश का परावर्तन हम लोगों ने पढ़ा था। परावर्तन होता है क्या, जब कोई वस्तु या चाहे कोई भी चीज हो, क्या हो, कहीं से टकरा कर वापस आए, वही क्या होता है, परावर्तन। हम लोग यहाँ पर पढ़े क्या रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि का परावर्तन। तो देखिए, ध्वनि का परावर्तन कहेंगे किसे, जब ध्वनि किसी कठोर सतह से, जब ध्वनि किसी कठोर सतह से टकराकर वापस आती है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ध्वनि के किसी कठोर सतह से टकराकर वापस आने की घटना ये क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। ध्वनि का परावर्तन कहलाती है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से कोई हार्ड सरफेस है यानी कि कठोर सतह है, ये क्या है, कोई कठोर सतह, मान लेते हैं कि दीवार है। दीवार है, क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमने आवाज लगाई। अब ऐसे आवाज लगाएंगे तो क्या होगा, ये तो ऐसे निकल जाएगी नहीं, यहाँ से टकराएगी, फिर इससे क्या होगा, इधर वापस आएगी। तो ध्वनि का परावर्तन कहेंगे किसे, कि जब ध्वनि किसी कठोर सतह से टकराकर अपने
अपने पहले वाले माध्यम में वापस आ जाती है, उस घटना को हम क्या कहते हैं, ध्वनि का परावर्तन करते हैं। जब ध्वनि किसी कठोर सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस चली जाती है, जैसे यहाँ से गई, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस कठोर सतह से टकराई और टकराने के बाद वापस आ गई, यहाँ से जाएगी टकराने के बाद वापस आ जाएगी, यहाँ से जाएगी टकराने के बाद वापस आ जाएगी। तो जब कोई ध्वनि ऐसे भी कर सकते हैं, जब ध्वनि क्या हो किसी कठोर सतह से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में आ जाती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए ध्वनि का परावर्तन कैसे टकराकर वापस आती है। जैसे कोई बंद कमरा है, क्या, जैसे कोई किसी बंद कमरे को हम ले लेते हैं, अगर बंद कमरा हम क्या करते हैं, अगर उसमें आवाज लगाते हैं तो जो हमारी आवाज है हमें पुनः सुनाई देती है। क्या होता है, क्यों सुनाई देती है, वह ध्वनि के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। अगर परावर्तन नहीं होता तो सुनाई नहीं देती। जैसे कहीं पर अगर हम खड़े हैं, वहां पर क्या है, कोई बड़ी सी इमारत है, वहां से भी अगर हम बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो हमारी ध्वनि उससे टकराकर फिर से क्या हो रही है, वापस आ रही है। तो वहां पर क्या होगा, ध्वनि का परावर्तन होगा। तो जब भी हम बंद कमरे में होते हैं, हमारी ध्वनि हमें मतलब एक बार हमने बोल दिया, आवाज लगा दी, फिर से वो आवाज हमें सुनाई देती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वह क्यों सुनाई देती है, ध्वनि के परावर्तन के कारण, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण वह सुनाई देती है। अच्छा, यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि जो परावर्तित ध्वनि होती है, जिसको हम क्या करते हैं, सुनते हैं। जैसे अभी बताया गया कि क्या है कि जब हम किसी बंद कमरे में बोल रहे हैं तो क्या होता है, कुछ समय जब हम बोलकर शांत होते हैं तब तक हमारी आवाज फिर से टकराकर वापस आती है और हम फिर से क्या करते हैं, उसको सुन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो वापस आकर मतलब जो ध्वनि वापस आती है और उसको हम सुनते हैं, तो उस ध्वनि को कहते क्या है। तो यहाँ से अभी प्रश्न बनता है, तो देखिए उसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि या इको, क्या कहते हैं, इको या प्रतिध्वनि कहते हैं। तो यहाँ से भी ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि इको क्या होता है या प्रतिध्वनि क्या होती है। तो वह ध्वनि जिसको क्या करें, हमारे किसी बंद कमरे में बोल रहे हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि टकराकर किसी हार्ड सतह से, किसी कठोर सतह से टकराकर वापस आने वाली ध्वनि ये क्या कहलाती है, प्रतिध्वनि या इको कहलाती है। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम ध्वनि या आवाज लगाते हैं तो जो हमारी आवाज किसी कठोर सतह से टकराकर वापस आती है और जब हम उसको सुनते हैं तो वही क्या होती है, प्रतिध्वनि होती है। तो किसी कठोर सतह से टकराकर वापस आने वाली ध्वनि जिसको कि हम सुनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं या इको कहते हैं। अब देखिए जैसे क्या होता है कि प्रतिध्वनि तो सुनाई देती है, लेकिन जैसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल की बात करते हैं, यह पूछा जाता है कि जो सिनेमा हॉल है इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि चारों तरफ से दीवारें होती है, अगर क्या किया जाए, अगर उसमें मानते हैं कुछ चल रहा है, कोई शो हो रहा है, अब सिनेमा हॉल में अब क्या हुआ कि वहां से जो आवाजें होती हैं वे तो टकरानी चाहिए ना, टकराकर सभी को सुनाई देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों, सिनेमा हॉल में जो आवाजें होती हैं वो टकराकर वापस नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती है, तो देखिए जो सिनेमा हॉल होता है इसमें नीचे मैट लगी होती है, क्या लगी होती है, नीचे मैट लगी होती है, नीचे मैट लगी होती है, ऊपर ऐसे जो बगल में होता है, साइड में कर सकते हैं, साइड में क्या होते हैं, साइड में पर्दे लगे होते हैं और वो भी सब साफ होते हैं। कैसे होते हैं, साफ होते हैं, मतलब मुलायम ये होते हैं, साफ होते हैं। और एक अभी बताया जाएगा कैसे होते हैं, नीचे मैट लगी होती है और बगल में क्या होते हैं कि एक पर्दे लगे होते हैं। अब ये क्या करते हैं, और चेयर भी लगी होती है, जो सीटें होती हैं जिस पर हम क्या करते हैं, बैठते हैं। तो जो मैट होती है और जो पर्दा होता है और उसके साथ साथ जो सीटें होती है सभी ऐसी बनाई जाती हैं कि जो ध्वनि हो, ध्वनि का परावर्तन न हो, ये क्या कर ले, ध्वनि को ऑब्जर्व कर ले, यानी कि ध्वनि को क्या कर ले, अवशोषित कर ले। तो जो मैट होती है और जो पर्दा होता है और जो सीटें होती है ये सभी क्या करती हैं, ऐसी इस प्रकार से ये बनाई जाती है, इस प्रकार से निर्मित की गई होती है कि ये क्या करती है, ये ध्वनि की ऑब्जर्वर होती है। क्या होती है, साउंड की ऑब्जर्वर होती है, यानी कि जो ध्वनि होती है ध्वनि को क्या करती है, टकराकर वापस जाने नहीं देती है, क्या करती है, उसको अवशोषित कर लेती है। और अवशोषित कर लेती है तो होता क्या है कि अवशोषित कर लेने से जो हमारी ध्वनि होती है उसका इको नहीं बन पाता है। क्या होता है, इको नहीं बन पाता है। और जब इको नहीं बन पाता है तो उस समय होगा क्या, जब इको नहीं बन पाएगा तो क्या होगा, प्रतिध्वनि नहीं बनेगी, तो हमारी आवाज जो उस समय सिनेमा हॉल में चल रही हो वह आवाज फिर से सुनाई नहीं देगी। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सिनेमा हॉल में क्या किया जाता है,
सिनेमा हॉल में क्यों प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती है? दूसरा कारण क्या होता है? जो आगे जो चटाइयाँ होती हैं, जो मैट होती हैं, जो नीचे लगे होते हैं, जो पर्दे होते हैं, सभी साफ होते हैं। जो सीट होती है वो भी क्या होती है? ऑब्जर्वर होती है, वो भी किसकी? साउंड की। यानी कि वो क्या करते हैं? वे सभी ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं। जब अवशोषित कर लेंगे तो ध्वनि वहां से टकरा कर वापस नहीं जाएगी। जब जाएगी नहीं तो फिर से वापस सुनाई नहीं देगी। और इससे होता क्या है कि उससे जो इको होता है, इको यानी कि प्रतिध्वनि का निर्माण करने नहीं देती। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो सिनेमा हॉल होता है उसमें क्या होता है? जो सीटें और सीटों के अलावा जो मैट होती हैं, जो पर्दे होते हैं, वो क्या करते हैं? तो वे इको बनने नहीं देते हैं, वे साउंड का इको बनने नहीं देते। मतलब जो ध्वनि होती है उसकी प्रतिध्वनि बनने नहीं देते हैं। और उसको क्या कर लेते हैं? इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, शो कर लेते हैं। तो आशा है बातें समझ में आई होगी। अब देखिए ध्वनि के परावर्तन के बारे में हमने जाना कि ध्वनि का परावर्तन होता क्या है। तो अभी बताया गया कि जब क्या होगी ध्वनि का परावर्तन कहेंगे किसे? तो जब ध्वनि किसी कठोर सतह से, ध्वनि जब किसी कठोर सतह से टकराकर वापस अपने ही मार्ग में चली जाती है। ऐसे भी कर सकते हैं कि ध्वनि जब किसी कठोर सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है, तो वापस लौटने की इसी घटना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। और जो ध्वनि का परावर्तन होता है, अभी बताया गया, जो ध्वनि का परावर्तन होता है या जो परावर्तन होकर जो आती है ध्वनि तो फिर से हमें सुनाई देती है। जब फिर से परावर्तन के बाद जब ध्वनि हमें सुनाई देती है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। और आगे बताया गया कि जो सिनेमा हॉल वगैरह होते हैं वहां पर क्या होता है कि वहां पर प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती या नहीं बनती है। उसका कारण क्या है कि प्रतिध्वनि वहां पर क्यों नहीं बनती है? तो वहां पर जो पर्दे लगे होते हैं, जो मैट लगा होता है और जितने भी सीटें लगी होती हैं, सभी क्या होती है? सभी साउंड की ऑब्जर्वर होती है। यानी कि साउंड जो ध्वनि होती है उसको अवशोषित करने वाली होती है। जिस कारण से क्या होता है? वहां पर इको नहीं बनता है। अब देखिए एक प्रश्न और यहाँ से बनता है, जो प्रतिध्वनि होती है, जो प्रतिध्वनि यानी कि जो इको होता है, जो इको होता है, यह पूछा जाता है कि इको किस पर निर्भर करता है? इको किस पर निर्भर करता है? तो जो ध्वनि का परावर्तन होता है या किस पर निर्भर कर, जो इको होता है यानी कि जो ध्वनि का परावर्तन होने के बाद जो ध्वनि हमें सुनाई देती है, मतलब परावर्तन के पश्चात जो हमें ध्वनि सुनाई देती है उसी को हम क्या कहते हैं? इको कहते हैं। तो या उसी क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। तो प्रतिध्वनि अगर यह पूछी जाए प्रतिध्वनि किस पर निर्भर करती है, तो यह ध्वनि के परावर्तन पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ध्वनि के परावर्तन। अगर यह पूछ लिया जाए कि जो प्रतिध्वनि होती है वह किस पर निर्भर करती है, तो वह रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड किस पर निर्भर करती है? ध्वनि के परावर्तन पर निर्भर करती है। तो आशा है बातें समझ में आई होंगी। जो इको होता है वह किस पर डिपेंड होता है? वह रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मतलब ध्वनि के परावर्तन पर निर्भर करता है, जो हमारी प्रतिध्वनि होती है। अब देखिए यह भी प्रश्न बनता है, यह भी पूछा जाता है कि क्या होता है कि हम किसी प्रतिध्वनि को सुनते हैं तो कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? मतलब जो व्यक्ति सुन रहा है उसके और जहां से ध्वनि टकराकर वापस आ रही है उसके दोनों के बीच में दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? यहां से भी हो सकता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो देखिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो क्या होता है कि जो प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी होती है वह 17.2 मीटर होती है। कितनी? 17.2 मीटर होनी चाहिए। और यह वैल्यू पूछी जाती है कि प्रतिध्वनि को सुनने के लिए, मतलब हम जब यहाँ पर बोल रहे हैं तो हमारी ध्वनि क्या हो? कहीं से टकराकर जब वापस आए हमें सुनाई दे और स्पष्ट सुनाई दे, तो वह दूरी कितनी होनी चाहिए? तो वह दूरी होनी चाहिए 17.2 मीटर। या इसी को कहीं पर दे देता है फीट में, तो फीट में देगा तो क्या होगा? 56 फीट। अगर फीट में पूछे तो कितना होगा? 56 फीट की दूरी होनी चाहिए मिनिमम।
और मीटर में पूछे तो 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अब देखिए आता कैसे है, तो अब हम मानते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है। अब क्या हुआ कि यहाँ से आवाज निकली, यहाँ से आवाज निकली। अब इधर कोई कठोर सतह है, हार्ड सरफेस है, इधर क्या है, कोई हार्ड सरफेस है, यानी कि कोई कठोर सतह है। अब कठोर सतह कुछ भी हो सकती है, दीवार भी हो सकती है। तो यहाँ से मानते हैं कि यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से कोई ध्वनि यहाँ तक गई, मानते हैं कि यहाँ से किसी ने क्या किया, कोई लड़का है उसने आवाज लगाया। अब यह ध्वनि कहाँ जाएगी, अब यहाँ से तो परावर्तन होगा, उसका हार्ड सरफेस कहाँ है, कठोर सतह कहाँ है, उधर है। अब यहाँ पर है तो क्या होगा, ध्वनि यहाँ से यहाँ तक आएगी। अब देखिए यहाँ तक आएगी तो अब यहाँ पर इससे टकराएगी, अब इससे टकराने के बाद फिर क्या होगा, फिर इसके कान के पास आएगी तब तो इसे सुनाई देगा। तो फिर क्या होगा, ध्वनि वहां तक गई, फिर वहां से फिर यहाँ तक वापस आएगी नहीं आई। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि मान लेते हैं कि जो इसने दूरी तय की वो डी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी है, डी है। तो डी गई, डी दूरी तो क्या करिए तय, जैसे डी नहीं मानते, मान लेते हैं 10 मानते हैं, तो 10 गई और 10 आई तो कुल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए 10 यहाँ से यहाँ तक चली तो 10 चली, फिर वहां से आई तो फिर 10 आएगी, तो 10 गई 10 आई, 20 हुआ। वैसे यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 10 ना मान लीजिए क्या माने, डी माने हैं, तो मान लेते हैं डी गई और डी फिर क्या करेगी, वापस आएगी, तो वापस में भी तो डी दूरी तय करेगी। तो अगर कुल दूरी की बात करेंगे तो यहाँ पर कुल दूरी कितनी हो जाएगी, अगर कुल दूरी अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, जितनी गई और जितनी आई दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, कुल दूरी मालूम हो जाएगी। तो कितनी दूरी गई है डी और आई कितनी है, फिर से आई है डी, तो डी और डी कितना होगा 2d, कुल दूरी कितना होगा 2d, मतलब जो वो ध्वनि है वो ध्वनि कितना दूरी तय की, 2d दूरी तय की। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि हम जानते हैं दूरी बराबर जानते हैं चाल गुणे समय, क्या होता है, चाल इंटू समय होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। अब देखिए यहाँ पर चाल और समय तो दिया नहीं है, तो एक बात ध्यान रखनी है, और यह भी वैल्यू पूछी जाती है, यह जो वैल्यू है यह भी पूछी जाती है। जैसे यह जो वैल्यू है यह पूछा जाता है कि हवा में, किसमें, हवा में या वायु में या एयर में ध्वनि की चाल कितनी होती है, ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो एयर या वायु कहे या हवा कहे, इसमें ध्वनि की चाल होती है 344.2 मीटर प्रति सेकेंड, कितनी होती है 344.2 मीटर प्रति सेकेंड, या इसको कहीं कहीं पर लगभग करके 344 मीटर प्रति सेकेंड भी इंगित किया जाता है। तो हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है 344.2 मीटर प्रति सेकेंड, या तो इसी को हम लगभग क्या कर सकते हैं, लगभग 344 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए अब ये तो पहला पॉइंट हुआ, एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि कोई ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है तो हमारे कानों तक वह कितने समय तक रहती है, मतलब वह कितने समय तक उसका जो प्रभाव है वो हमारे कानों के पास रहता है या कानों पर रहता है। तो जो ध्वनि होती है उसका प्रभाव, ध्वनि का प्रभाव हमारे कान पर 1/10 सेकेंड, कितने सेकेंड, 1/10 सेकेंड तक रहता है। कितने सेकेंड तक रहता है, 1/10 सेकेंड तक रहता है, या इसी को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1, कितने सेकेंड तक रहता है, 0.1 सेकेंड तक रहता है। तो 1/10 यह भी हो सकता है और 0.1 भी हो सकता है, यानी कि 0.1 भी हो सकता है। तो ध्वनि का प्रभाव हमारे कान पर कितने समय तक रहता है, 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड। अगर हवा में ध्वनि की चाल की बात की जाए तो 344.2 मीटर प्रति सेकेंड, या लगभग करेंगे तो कितना 344 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए हमने आपको बताया कि जब हम क्या करें, जब हमको किसी भी प्रतिध्वनि को स्पष्ट सुनना हो तो हमारे और प्रतिध्वनि के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए। तो अभी बताया गया ना, जहाँ से प्रतिध्वनि आती है कठोर सतह वो होगी, तो उस सतह और हमारे बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए प्रतिध्वनि को सुनने के लिए। अभी बताया गया कितना 17.2 मीटर बताया गया था ना अभी।
तो देखिए 17.2 मीटर आता कहाँ से है, कैसे यह आता है, हम लोग क्या कर रहे हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो 17.2 मीटर है, इसको 56 फीट करते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि कोई लड़का है, यहाँ पर कोई कठोर सत्ता है, यहाँ से ध्वनि गई, आवाज लगाया, ध्वनि गई, फिर वापस उससे टकरा कर आएगी तो इसे सुनाई देगी। मानते हैं डी गई और डी आई, तो कुल दूरी कितना हो गई, थोड़ी हो गई। तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो यहाँ पर दूरी कुल कितना है, 2d है। अब क्या होगा, चाल, हवा में ध्वनि की चाल कितना है, 344.2, या लगभग हम इसको कितना मान लें 344, तो लगभग कर देते हैं कितना 344 जो समय है, मतलब जो ध्वनि होती है वो हमारे कान पर कितने समय तक रहती है, 0.1 सेकेंड। कितना, 0.1 सेकेंड। तो कितना आएगा, 0.1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 34.4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 2d है। अब देखिए d बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से इधर भाग करेंगे, इधर 2 गुना में जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, d इक्वल टू इतना आएगा। तो आया d बराबर कितना, 17.2 मीटर। आईसी को फीट में अगर बताना हो तो कितना होगा, 56 फीट होगा। तो आशा बात समझ में आई होगी। देखिए क्या करना है कि बस हमें यही बताना है कि जो दूरी है वह कितनी है, कितनी दूरी वो तय किया है। तो जब दूरी हमें बताना है कि जो प्रतिध्वनि है उसको स्पष्ट रूप से सुनने के लिए हमें कितनी ध्वनि की आवश्यकता, मतलब कितनी दूरी की आवश्यकता होगी, तो उस दूरी को ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से हम जानते हैं कि d यहाँ पर मानते हैं कि डिस्टेंस तय करता है और d आता है। तो d और d, 2d कुल दूरी को कितना, टोटल दूरी कितना तय किया, 2d। अब देखिए हम जानते हैं दूरी बराबर 40 समय होता है। अब दूरी कितना हो गई, 2d। चाल हम बताया अभी आपको कि हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, लगभग 344 मीटर प्रति सेकंड। चाल का मान 344 हो गया। अब किसी ध्वनि, कोई भी ध्वनि हो, उसका प्रभाव हमारे कान पर कितने समय तक रहता है, 0.1 सेकंड तक रहता है। तो यहाँ पर 0.1 रखा गया है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया गया, फिर उसके बाद यहाँ से d का मान हम लोगों ने कितना निकाला, 17.2 मीटर। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए स्पष्ट दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर। कितनी, 17.2 मीटर या 56 फीट होनी चाहिए। और यह अगर पूछा जाए कि हवा में ध्वनि की चाल, तो 344 मीटर प्रति सेकंड। अगर यह पूछा जाए कि ध्वनि का प्रभाव हमारे कान पर कितने समय तक रहता है, तो वह कितने समय तक रहता है, 0.1 सेकंड तक रहता है या 1/10 सेकंड तक रहता है। अच्छा, मतलब यह भी दिमाग में चल रहा होगा कि क्या होता है, कभी कभी हम 17.2 मीटर की बात छोड़ते हैं, कभी क्या होता है कि बंद कमरे में हम होते हैं, किसमें, बंद कमरे में। तो भाई कमरा तो हमारा 17.2 मीटर लंबा तो होता नहीं है, तो यह कैसे पॉसिबल है, मतलब तो ये भी तो हो सकता है कि हम क्या करते हैं, हम 17.2 मीटर से कम की भी दूरी हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। कम की दूरी में हम रहेंगे, देखिए 17 अगर मानते हैं किसी, अगर हम बंद कमरे में इसमें है, तो 17.2 मीटर से कम दूरी तो होगी उस कमरे की, तो हम कम दूरी को भी सुन सकते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि जब हम क्या हो, जब हम किसी कठोर सतह से 17.2 मीटर से कम दूरी पर हो, जैसे बताया गया ना कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कोई लड़का था ऐसे, और यहाँ पर कोई सतह थी, इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग निकाले तो कितना आई, 17.2 मीटर। अब देखिए अगर दूरी 17.2 मीटर ना हो, मान लेते हैं कि हमारा जो हार्ड सरफेस है वो यहाँ पर चला है, हम मानते हैं कि इसकी बीच की दूरी 10 मीटर है, कितनी, 10 मीटर। तो कभी कभी होता है या किसी बंद कमरे में होगे तो एक कोई जरूरी नहीं है कि सभी कमरे की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर होनी चाहिए। तो क्या होता है कि हम कम दूरी से भी प्रतिध्वनि को, इको को सुन लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, यह भी दिमाग में चल रहा होगा। तो ऐसा क्यों होता है, जब हम कम ध्वनि को सुन लेते हैं, मतलब कम ध्वनि की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कम दूरी से जो सुनने वाला होगा, श्रोता होगा, उसके और जो जहां से परावर्तन होता है, जिस सतह से, उस सतह, श्रोता और सतह के बीच की दूरी 17.2 से कम भी हो सकती है, तभी हम क्या करते हैं, सुन लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो वह मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। किसके कारण, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। किसके कारण होता है, मल्टीपल
रिफ्लेक्शन के कारण होता है। आप देखिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ पर आ गया मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अगर यह बात पूछी जाए क्या है कि जब हम 17.2 मीटर से कम की दूरी होते हुए भी हम क्या करते हैं, प्रतिध्वनि को सुन सकते हैं या सुन लेते हैं, तो उस समय वह किस कारण से सुन लेते हैं, तो किस कारण से सुन लेते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण सुन लेते हैं। जैसे हम किसी बंद कमरे में हैं, इसमें है बंद कमरे में हैं, अब देखिए जब हम क्या है, जब हम किसी बंद कमरे में रहेंगे तो क्या होगा कि जो हमारी आवाज होगी, मान लीजिए हमने एक बार बोल दिया, क्या किया, एक बार बोल दिया, तो जो हमारी साउंड होगी वो क्या होगी, वो रुक रुक के आएगी। मतलब जैसे है क्या कि ऐसे है, मान लीजिए यहाँ से हमने साउंड लगाई ना, हमने आवाज लगाई तो क्या होगा, कमरा ये आवाज ऐसे जाएगी, यहाँ से टकराएगी, यहाँ से टकराने के बाद सुनाई देगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर ऐसे, मतलब क्या होगा, वो इधर उधर जाकर कुछ समय बाद रुक रुक कर क्या होती रहेगी, वो हमें सुनाई देती रहेगी। मतलब टकरा टकरा कर वो क्या होगी, हमें सुनाई देगी। तो जब टकरा कर हमें सुनाई देगी और कुछ समय तक रुक रुक के मतलब सुनाई देगी। जैसे क्या होगा कि हमने आवाज लगाई तो तुरंत आवाज सुनाई नहीं देगी। अच्छा ये कारण होता है, चलिए उसको बाद में देखते हैं, पहले इसी को देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि अभी बताया गया कि क्या होगा कि जब हम बोलेंगे तो क्या होगा, आवाज हमें रुक रुक कर सुनाई देगी। मतलब हमने आवाज लगाई, फिर थोड़ा सा साइलेंट हो गए, तब आवाज सुनाई देगी, फिर वही आवाज फिर से सुनाई देगी। मतलब इधर टकराई, फिर इधर टकराई, फिर इधर सामने टकराई, ऐसे बार बार क्या होगा, रुक रुक के सुनाई देगी। तो वो उसी रिफ्लेक्शन को, उसी परावर्तन को, कई बार परावर्तन हुआ इसका ना, एक बार इधर से हुआ, इधर से गई, इधर से हुआ, मतलब चारों तरफ से क्या हुआ, उसका परावर्तन हुआ। तो कई बार में वह रुक रुक कर ध्वनि सुनाई देती है और धीरे धीरे क्या हो जाती है, वह समाप्त हो जाती है। उस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो पता चला कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब क्या हो, जब कोई ध्वनि या कोई प्रतिध्वनि रुक रुक कर हमें सुनाई दे, मतलब हमारे कान तक रुक रुक कर आए और क्या हो, वह सुनाई दे, और उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाए, वह समाप्त हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं। या इसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन को रिवर्बरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन का मतलब होता है किसी भी ध्वनि का रुक रुक कर सुनाई देना। क्या करना, रुक रुक कर कई बार परावर्तन होने के बाद सुनाई देना। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन कही या रिवर्बरेशन कही। आई बात समझ में। अब देखिए बताया गया कि जो ध्वनि होती है वो उसका प्रभाव हमारे कान पर कितने समय तक होता है, तो 1/10 सेकंड। कितना बताया गया, 1/10 सेकंड। मतलब इसका यह है कि हम क्या करते हैं कि जब हम कोई आवाज लगाता है तो हम क्या करते हैं, उस ध्वनि को सुनते हैं, तो वह 1/10 सेकंड तक हमारे कान पर उसका प्रभाव रहता है। जैसे यहीं पर बताया गया है, यहीं से मानते हैं कि कोई यहाँ से आवाज लगाता है, कोई व्यक्ति यहाँ पर है, अब क्या होगा, यह आवाज यहाँ तक जाएगी तो उससे कान पर कितने समय तक रहेगी, 1/10 सेकंड तक रहेगी। अब क्या होगा कि अब एक 1/10 सेकंड तक रहेगी, फिर क्या करेगा, यह कुछ समय बाद, मतलब 1/10 सेकंड के बाद फिर से आवाज लगाएगा तो वह ध्वनि सुनाई देगी। मतलब मान लीजिए कोई चिल्ला रहा है, अब हम क्या करें, अगर हम सुने तो वह क्या होगा कि जब उस वह ध्वनि, हमने आपको बताया कि जो ध्वनि होती है उसका प्रभाव हमारे कान पर कितने समय तक होता है, 1/10 यानी 1/10 सेकंड तक होता है। तो अगर 1/10 सेकंड के पहले मान लीजिए कोई ध्वनि आई, उसको हमने सुन लिया, अब 1/10 सेकंड तक उसका प्रभाव भी हमारे कान पर है, लेकिन अगर अभी उसका प्रभाव है और तब तक कोई और ध्वनि चली जाए, मतलब इसका कहने का यह है कि जब हम क्या करें, हम किसी ध्वनि को सुन रहे हैं और उसका प्रभाव कितने समय तक रहेगा, 1/10 सेकंड तक हमारे कान पर रहेगा। और जब अभी प्रभाव हमारे कान पर उस ध्वनि का है ही, तब तक 1/10 सेकंड तक रहेगा, लेकिन उससे पहले ही कोई और ध्वनि चली जाए, मतलब अभी हमारा प्रभाव जो ध्वनि है उसका हमारे कान से समाप्त नहीं हुआ है, तब तक कोई और ध्वनि चली जाए तो वह ध्वनि हमें सुनाई नहीं देगी। क्या होगा, वह ध्वनि हमें सुनाई नहीं देगी। जैसे क्या होता है, मान लीजिए क्लास में कभी ऐसा हुआ होगा कि जो टीचर रहे होंगे उन्होंने क्या किया, मान लेते हैं किसी बच्चे को या किसी को चटाका लगाया होगा, तो क्या होता है कि अगर एक चटाका लगा तो क्या होता है कि कान सुन्न हो जाता है, थोड़ा ऐसे हो जाते हैं। तो उस समय क्या होता है कि ऐसे हम हुए रहते हैं, अभी उसका प्रभाव रहता है, तब तक क्या होता है कि दूसरे
दूसरे कान की जगह फिर क्या होता है, कान के पास फिर एक लग जाता है, तो उस समय उतना वह पता नहीं चलता है। उस समय क्या होता है, उतना पता नहीं चलता है। क्यों? इस कारण से नहीं चलता है कि हमने क्या किया, वो जो पला लगा है उसका भी प्रभाव हमारे कान पर है, तब तक क्या होता है, दूसरा भी लग जाता है। इस कारण से वो पता नहीं चलता। अगर वह 1/10 सेकंड के बाद मतलब प्रभाव समाप्त हो जाने के बाद लगता, तो फिर से हमें वैसा ही महसूस होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब सिंपल ही है कि कोई भी ध्वनि अगर 1/10 सेकंड तक हमारे कान पर उसका प्रभाव रहता है उस ध्वनि का, तो अगर 1/10 सेकंड तक अभी प्रभाव है तब तक कोई और ध्वनि चली जाएगी तो वह ध्वनि हमें सुनाई नहीं देगी। अगर 1/10 सेकंड के बाद कोई ध्वनि अगर हमारे कान तक पहुंचती है तो वह सुनाई देगी। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड था वह समाप्त होता है और यहीं पर हमारी क्लास ओवर होती है। अगर आपको जो भी बातें बताई गई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।